Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to discuss our CHSL exam. What do you mean by CHSL? Combined Higher Secondary Level Examination. उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और ये कब कंडक्ट हुआ था बेटे 2023 के अंदर और टीयर 1 है। टीयर 1 के अंदर आपको क्या दिया जाता था 25 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किस किस तरीके के प्रश्न दिए जाते हैं, आज हम इन सब की चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे प्लीज। पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर, विद द हार्श वर्ड्स ऑफ द बॉस। पहली बात आया विद, एक प्रेपोजिशन है, द किसके लिए आया, वर्ड्स के लिए आया। हार्श क्या है, इसका एडजेक्टिव बन गया। हार्श का मतलब क्या होता है बेटे, हार्श का मतलब होता है जो क्रूअल होते हैं, सीवियर होते हैं, अनकाइंड होते हैं, एक तरीके से कठोर शब्द होते हैं, सरकास्टिक किस्म के होते हैं। ऑफ द बॉस, जो बॉस है उसके कटु शब्दों ने के साथ सुरेश फेल्ट सैड, उससे क्या हुआ, सुरेश को बुरा लगा। बट हिज कोलीग्स वर्ड्स, अब यहां पर एक चीज देखनी है, यहां पर कुलीग लिखा है। कुलीग का मतलब क्या होता है, सहकर्मी। सहकर्मी मतलब वो व्यक्ति जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में आपके साथ कार्यरत रहता है, उसको क्या कहते हैं, कुलीग। और वो व्यक्ति जो किसी क्राइम में आपका पार्टनर होता है, को क्रिमिनल होता है, पार्टनर इन क्राइम, वो होता है अकम्प्लिस। और एक होता है अकम्प्लिश, वो होता है अकम्प्लिश यानी किसी चीज को अंजाम देना, जैसे अकम्प्लिश द टास्क। तो बेटे यहां पर कुलीग्स वर्ड्स, अब ये कुलीग क्या है, ये एक वचन है या बहुवचन है, ये एक वचन है। अगर ये प्लूरल होता तो इस एस को पहले लगाते और बाद में केवल अपोस्ट्रोफी लगाते। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं जी अपोस्ट्रोफी के बाद एस भी तो आएगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब किसी नाउन को एस, ई एस या आई एस लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है तो काकेकी का प्रभाव दिखाने के लिए एंड में केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस को बाद में रिपीट नहीं किया जाता। तो अब ये एक वचन है, एस को पहले लिख दोगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। फिर है क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजरी। अब बेटा यहां पर एक इडियोमेटिक एरर है, फ्रेजल इडियम्स एंड फ्रेजेस का एरर है। यहां क्रिएट का प्रयोग नहीं किया जाता, यहां पर दूसरा शब्द आता है और इंसल्ट टू इंजरी आगे का ठीक है। पहला आया बेटे अटैच्ड, अटैच का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रोवोक का मतलब क्या होता है बेटे, प्रोवोक का मतलब होता है इंसाइट, INCITE, यानी इंस्टिगेट, यानी उकसाना, भड़काना। ठीक है, जैसे आप कहते हो अ रेड रैग टू द बुल, सांड को लाल लत्ता दिखाना। गॉड, गॉड जी एक होता है गॉड GOD, एक होता है GOAD। जैसे अंकुश मारा जाता है हाथी के और उसे चलाया जाता है, वैसे ही उसको प्रेरित करना। तो प्रोवोक क्या होता है, उकसाने के लिए, भड़काने के लिए। गलत हो गया। एडेड इंजरी टू इंसल्ट, यहां पर इसको गलत कर दिया, हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, एडेड इंसल्ट टू इंजरी। अब इसका मीनिंग भी समझ लीजिए, इसका मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना मतलब टू मेक मैटर्स वर्स। जब कोई सिचुएशन आई हुई है, वो बैड सिचुएशन है, उसको और ज़्यादा बुरा बनाना, खराब बनाना, उसको कहते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी। इसका एक दूसरा और पर्याय होता है एड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में घी डालना। ठीक है, मामले को और ज़्यादा प्रज्वलित करना, भड़काना, उभारना और ज़्यादा। एक और होता है फैन द फ्लेम्स या फैन द फायर, इसका मतलब है आग को हवा देना। ठीक है, जब आप किसी बात को बहुत ही ज़्यादा तूल दे रहे हो इस तरीके से, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है बद से बदतर करने के लिए। सो एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब है आग में घी डालना। और फैन द फ्लेम्स या फैन द फायर, इसका मतलब है आग को हवा देना। टू मेक मैटर्स वर्स या बैड सिचुएशन वर्स, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पे क्या कहता है, द चाइल्ड विल रिसाइट द पोएम। वॉइस, बेटे वॉइस चेंज करना है। अब यहां पर एक एक चीज को फिर से समझने की कोशिश करेंगे, क्या समझना है वो भी देखेंगे। द किसके लिए आया, चाइल्ड के लिए। ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। द आर्टिकल है, डिटर्मिनर का पार्ट होता है। और डिटर्मिनर्स किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, एक तरीके से एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जरा सा अंतर होता है, इनकी ज्यादातर की डिग्रीज नहीं होती। द चाइल्ड, विल मॉडल है, मॉडल के साथ ये क्या आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। और द किसके लिए आया, पोएम के लिए। द पोएम, ये ऑब्जेक्ट बन गया।
इसने हु का जवाब दिया, इसने वट का जवाब दिया, ठीक है। और विल रिसाइट क्या है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया। अब जब कभी भी बात करते हो इसकी, सबसे पहले ये देखो कि ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में काम खुद ना करके किसी से करवाया जाता, सॉरी, काम करवाने वाले का पता नहीं होता, वो होता है पैसिव। दूसरा, जब आपका सब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे दिया गया है, वो लीड कर रहा है, तो वो एक्टिव है, और जब ऑब्जेक्ट को लीडिंग पोजीशन पे ले आते हैं तो वो पैसिव होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, बी के साथ मुख्य रूप से थर्ड फॉर्म का आना, वो क्या होता है, पैसिव वॉइस। अब यहां आ जाएंगे। अब यहां पर रिसाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, जो वर्ब का रूप आया है बी का वही रूप लगा दीजिए आप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, खुद बी और इज एम आर। मॉडल के साथ ही एम आर तो नहीं लगेगा, विल इज, विल एम, विल आर तो होता नहीं, तो विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, विल बी रिसाइटेड। अब द पोयम को सब्जेक्ट बना देंगे, द चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बना देंगे, और उससे पहले बाय प्रेपोजिशन लगा दिया जाएगा। अब हमने देखा यहां तक, भिड़ते ही पहला हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि द पोयम को इनिशियल पोजीशन पे लाना था। अब हम देखेंगे कहां तक ये सिमिलर हैं, अलाइक हैं, यूनिफॉर्म हैं, आइडेंटिकल हैं, एक समान हैं, एक जैसे हैं, यहां तक। उसके बाद हमारा ये ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि इज दिया गया है, पूरे को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद विल तक हमारे दोनों के दोनों सेम हैं, फिर क्या आएगा, बी रिसाइटेड, ये वाला एलिमिनेट हो गया, हमारा क्या आ गया, बी ऑप्शन, द पोएम विल बी रिसाइटेड बाय द चाइल्ड, ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यू नीड टू एक्नॉलेज द आइटिनरी एंड अकोमोडेशन डिटेल्स ऑफ योर जर्नी एज पर द गिवन कैलेंडर। अब यहां पर हमें 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें देखना है किसमें एरर दे रखा है, किसका स्पेलिंग गलत दे रखा है, हमें उस चीज को पहचानना है, ठीक है। यू नीड टू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू, उसको क्या कहते हैं, एक्नॉलेज। एक होता है रिकॉग्नाइज, टू एक्सेप्ट दैट समथिंग और somebody हैज पर्टिकुलर अथॉरिटी और स्टेटस, उसको क्या कहते हैं, एक्नॉलेज। अब ACKN, एक्नॉलेज में AC आ गया, उसके बाद नॉलेज लिखो, नो लिखो, KNOW, और लेज लिखो, LEDG, ये तो बिल्कुल सही है हमारा। इज द, फिर कहता है आइटिनरी। अब यहां पर आपकी गड़बड़ दी गई है, उसे समझना है, ठीक है। आइटिनरी, अब ये इसको देखना है, इसका स्पेलिंग क्या होता है, ITINERARY। ये क्या होता है बेटे, ए प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, उसको क्या कहते हैं, आइटिनरी। अब हमारा एरर इसी में आ गया। एंड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का वैसे भी स्पेलिंग पूछा जाता है स्पेलिंग एरर्स में, ACCOMMODATION, ACCOMMODATION, अकोमोडेशन। ये भी हमारा सही है। हमारा गलत कौन सा आया था, ये आया था। इसमें क्या बताया मैंने, इसमें बताया था आपको ITINERARY, वहां 2 अक्षर खा गया। डिटेल्स ऑफ योर जर्नी एज पर द गिवन कैलेंडर, CALENDAR, अब ये भी ठीक है। तो हमारा किस में आया बेटा, डी ऑप्शन, वहां पर बी पोजीशन पे है, यहां पर डी में दिया गया है, हमारा इसमें एरर है। हम क्या लिखेंगे, ITINERARY, आइटिनरी, ITINERARY, ये बन जाएगा, ठीक है बेटे, ITINERARY। नेक्स्ट, When I was in class 5, I won the first prize in extempore at my school। अब यहां पर एक एक चीज को फिर से समझने की कोशिश करेंगे बेटा, क्या कहना चाहता है। पहली बात, when से शुरू हुआ, इसका मतलब क्या है, टाइम क्लॉज आ गया। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, ये जुडिशरी में, आपके TGT PGT इंग्लिश में अक्सर पूछा जाता है। अब यहां व्हेन आया तो आगे हमने सबऑर्डिनेट, जो मेन क्लॉज है उसके साथ क्या लगाना होता है, उसको इंट्रोड्यूस कराते समय कॉमा मार्क करना है, देन का प्रयोग नहीं करना होता, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज था। व्हेन आई वाज इन क्लास 5
अब यहाँ क्लास 5 का मतलब क्या है बेटे, आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, 5th ग्रेड, ठीक है। आई वॉन द फर्स्ट प्राइज इन एक्सटेम्प्री एट माई स्कूल, मेरे स्कूल में मैंने एक्सटेम्प्री के अंदर क्या जीता था, फर्स्ट प्राइज जीता था। अब बेटा ये जो आपको दिया गया है ये क्या होता है, एक्सटेम्प्री, इसके बारे में पूछा गया है। इसका इसका ये तो वन वर्ड है, हमें इसकी डेफिनेशन चाहिए, इसको कहते क्या हैं, अब उसके बारे में सोचेंगे। एक्सटेम्प्री का मतलब होता है इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बेटे इम्प्रोवाइज्ड। अब ये क्या होता है उसे जानेंगे। वो भाषण जो किसी बिना तैयारी के, पूर्व तैयारी के दिया जाता है, यानी यकायक भाषण, तत्काल भाषण। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन दैट इज नोन एज आइदर एक्सटेम्प्री, इम्प्रॉम्प्टू और इम्प्रोवाइज्ड। इज इट क्लियर? पेपर में एक्सटेम्प्री आता है और इम्प्रॉम्प्टू आता है, वन वर्ड्स में पूछे जाते हैं। अब यहां पर अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए सब्जेक्ट। अब बेटा शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए सब्जेक्ट तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट लॉन्ग कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें पहले टाइम मिला है या नहीं, रिहर्सल की है या नहीं, तो हम इसे छोड़ देंगे। स्पोर्ट्स इवेंट बिल्कुल गलत हो गया, पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएगा। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और रिहर्सल, ये हमारा हो सकता है। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, बेटे गलत हो गया, तो हमारे ए बी और हमारा डी एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया बेटा, इसके लिए मैंने एक तो आपको बताया इम्प्रॉम्प्टू, यानी डन विदाउट प्रिपरेशन और प्लानिंग, उसे कहते हैं। एक मैंने बताया इम्प्रोवाइज्ड, यानी हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं उन्हीं का प्रयोग करते हुए कुछ कार्य करना। एक क्या होता है बेटे, एक होता है मेडन स्पीच, ठीक है, MEIDEN, मेडन। जब अकेले मेडन का प्रयोग करते हो तो एक आपका आता है मेडन ओवर क्रिकेट में, जिस ओवर के अंदर कोई भी रन नहीं आता उसको कहते हैं मेडन ओवर। एक मेडन यानी डैमसल यानी बैचलरेट, जो स्पिंस्टर को बताता है, यानी कुंवारी के बारे में यूज किया जाता है, अनमैरिड वुमन के लिए वहां पर भी मेडन का प्रयोग कर दिया जाता है। एक होता है बेटे मेडन वाइज, वाइज क्या होता है, VOYAGE, वो होता है समुद्री यात्रा, तो प्रथम समुद्री यात्रा को क्या कहते हैं, मेडन वाइज, ठीक है। और एक होता है मेडन स्पीच, मेडन स्पीच होता है द वेरी फर्स्ट स्पीच ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का जीवन का जो पहला भाषण होता है उसे क्या कहते हैं, मेडन स्पीच कहते हैं। एक आपके पेपर में आता है टायरेड, टायरेड क्या होता है बेटे, जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ए लॉन्ग एंग्री स्पीच क्रिटिसाइजिंग somebody और समथिंग और एक्यूजिंग somebody ऑफ सम और समथिंग, जब किसी की आलोचना करते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है भाषण में, वो टायरेड होता है। एक होता है उकसाऊ भाषण जो होता है उसको कहते हैं बेटे डेमागॉग, DEMAGOGUE। डेमागॉग का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर इमोशंस ज़्यादा डाले जाते हैं रादर देन रीजन, और उस प्रकार का जो एक आलोचनात्मक भाषण है उसके लिए यूज किया जाता है डेमागॉग। नेक्स्ट ध्यान देंगे प्लीज, एक एक चीज को बारीकी से पढ़िए। क्या कहता है बेटे, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ कहेरेंट एक स्टेटमेंट तैयार करनी है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट तैयार करनी है, यानी ये जंबल्ड सेंटेंसेस में से आया है, ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस है, पैरा जंबल्ड वाली सेंस में दिया गया है, लेकिन एक सेंटेंस के पार्ट्स दे रखे हैं ये। अब यहां देखेंगे फेल बिफोर, अच्छा ये चारों जोड़ने हैं, ना इसके इनिशियल पोजीशन पे ना इसके एंड में दे रखा। ऑप्शंस को थोड़ी देर के लिए विराम दे दीजिए आप लोग। फेल बिफोर मी, बेटे फेल हमारी क्या आई, वर्ब आई, ठीक है, यहां से शुरू नहीं हो सकता, ए से दिया गया है, हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ए से बिगिनिंग नहीं हो सकती, एकदम से हटा दिया। उसके बाद एक कार्कस ऑफ एन एनिमल, कार्कस क्या होता है बेटे, कार्कस होता है आपका डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी भी पशु का मृत शरीर है या उसका जो स्केलेटन आदि पड़ा है, उस सारे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कार्कस का प्रयोग किया जाता है। कार्कस ऑफ एन एनिमल फेल बिफोर मी हो सकता है, व्हेन सडनली अ कार्कस ऑफ एन एनिमल फेल बिफोर मी हो सकता है। अब बेटे बी से भी शुरू हो सकता है और सी से भी, माई हार्ट स्किप्ड अ बीट,
मेरा तो बस बेटे बिल्कुल दिल बैठ गया था। अब यहाँ पर स्किप द बीट का मतलब है मेरी तो धड़कन एकदम से स्किप कर गई थी, बंद हो गई थी, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको शुरू करते हैं किससे? अगर इसमें कोमा दिया गया होता, ठीक है, अगर इसमें कोमा आता तो कहां पर आता? ए कार्कस ऑफ एन एनिमल फेल बिफोर मी, यहां पर कोमा दे रखा होता तो हम इसको अलग अंदाज में लिखते। फिर हम लिखते व्हेन सडनली अ कार्कस ऑफ एन एनिमल फेल बिफोर मी माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। हम क्या बनाते? CBAD, क्या बनाते? CBAD, ये बनाते। क्या हो जाता? व्हेन सडनली अ कार्कस ऑफ एन एनिमल फेल बिफोर मी माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, ये बन जाता इस ऑर्डर में। ठीक है। दूसरी बात, अब कॉमा तो दे नहीं रखा, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। अब हम किससे शुरू करेंगे? माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। अब हम डी से शुरू करेंगे, डी से। अब हमारा ये भी चला गया बेटा, ये वाला ऑप्शन भी गया हमारा, और बेटा CDBA भी चला गया, क्योंकि ये तो बन ही नहीं सकता फिर हमारा। CD क्या कहता है? व्हेन सडनली माई हार्ट स्किप्ड अ बीट अ कार्कस ऑफ एन एनिमल फेल बिफोर मी, ये तो सेंस ही बिल्कुल गलत हो गई। जब वो गिरा है, उसको एकदम से गिरने से मैं डरा हूं, मैं सहम गया हूं, मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई है, तो ये गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। अब यहां पर क्या बन जाएगा? माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, और उसके बाद क्या था? वही CBA, सिर्फ डी की पोजीशन को चेंज करना था, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, सही है। अगले पर चढ़ पड़ेंगे बेटे। अगला इससे बड़ा है, ये किस में आता है? ये पैरा जम्बल्ड में भी आता है, यानी जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, ये पैरा जम्बल्ड क्या होता है? पैरा जम्बल्ड का मतलब होता है जिसमें फ्री हैंड आपको दे दिए जाते हैं, कम से कम 5 या फिर 8 सेंटेंसेस तक भी दे दिए जाते हैं, और ये भी उसी का पार्ट है। इस प्रकार के किस में आते हैं? ज़्यादातर CDS आदि में उठाए जाते हैं, तो हमें इसको भी ध्यान से अटेम्प्ट करना चाहिए। अब एक एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश करेंगे। यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं, उन्हें देखते हुए सबसे पहले आया, सो देन व्हाई आर नॉट सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर्स क्लैमरिंग टू डिकोड द एंशिएंट विजडम। अब यहां पर ये सो लगाया गया है इसलिए। अब बेटा जो ये इसलिए आया है, ठीक है, ये किसको बता रहा है? ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो सो यहां से लगाना गलत था, यहां तो ये बाद में आना चाहिए, पहले नहीं आ सकता। और वाई का जवाब किससे दिया जाता है? बिकॉज से। रीजन जानने की कोशिश की गई है। इट मीन्स हमारा ये इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा, यानी ए से शुरू नहीं होगा, तो हमने ACDB को भिड़ते ही क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। इज इट क्लियर? दूसरी बात, द फेलियर रेट इन फाइंडिंग ए न्यू ड्रग इज एज हाई एज 95%। बेटे द फेलियर रेट इन फाइंडिंग ए न्यू ड्रग, ये हमारा बी से शुरू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहां आया बिकॉज, अब बिकॉज आ गया तो ए के बाद सी चाहिए बेटा। अब ए के बाद सी देखो कहां पर आया हुआ है, क्योंकि यहां क्वेश्चन पूछा गया है और यहां उसका जवाब दिया गया है, बिकॉज दीज वंस थ्राइविंग कल्चर्स आर नाउ रिड्यूस्ड टू एन एंडेंजर्ड ट्राइब, यानी पहले ए बाद में सी। अब ए के बीच में डी डाल दिया, अब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ए और सी यहां इकट्ठा आया है, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम अभी भी फाइनल नहीं करेंगे, एक बार और देखते हैं ए सी को छोड़कर। अब ये कहता है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डेटा इट टेक्स $2.6 बिलियन एंड ऑन एवरेज 14 ईयर्स टू डेवलप अ न्यू ड्रग। अब यहां पर ये आई है, और फिर वो न्यू ड्रग जो आई थी उसका फेलियर रेट लिखा गया है, इसका मतलब हम डी से शुरू करेंगे। डी के बाद क्या आ जाएगा? हमारा बी आ जाएगा, और बी के बाद क्या आएगा? हमारा ए आएगा, और ए के बाद हमारा क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, तो DBAC, DBAC हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखिए सबसे पहले जो डी है वो आपको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बी जो आया है वो क्या कर रहा है? एलैबोरेट कर रहा है किसको? ऑन द प्रॉब्लम, उसके ऊपर प्रकाश डाल रहा है, इट इज थ्रोइंग लाइट ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है। और ए जो आया था वो क्या कर रहा है? इट इज आस्किंग अस अ क्वेश्चन। और जो डी आया है ना, वो बच गया, जो सी ऑप्शन आया है, इट आंसर्स द क्वेश्चन, ये बन जाएगा।
तो हमारा ऑर्डर इस तरीके से बनाना होता है। इसमें जब आपको टाइम बचाना हो तो सबसे पहले ये देखेंगे कौन से दो एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते हैं, उनका ऑर्डर क्या आता है। अफरा तफरी मत करना, पेशेंस रखना। अगर आप हेस्टीली करोगे तो उस टाइम पे हेस्टनेस दिखाने के टाइम पे क्या हो जाएगा, एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे। पेशेंस रखनी है। नेक्स्ट है बेटे सिनोनिम ऑफ रिजेंटमेंट। अब ये रिजेंटमेंट क्या होता है? रिजेंटमेंट का मतलब होता है बेटे अ फीलिंग ऑफ एंगर और अनहैप्पीनेस अबाउट समथिंग यू थिंक इज अनफेयर, दैट इज रिजेंटमेंट। बेटा रिजेंटमेंट का मतलब ये था कि जब आपके साथ कुछ अनफेयर होता है उस टाइम पे आप अपना जो एंगर वगैरह दिखाते हो, ठीक है, अपनी इरिटेशन, अपना अनोयंस शो करते हो, उसकी बात की गई है, उसे क्या कहते हैं? रिजेंटमेंट। अब इसका तो हमें सिनोनिम चाहिए। अब ये क्या था? ये तो एंगर वाली सेंस में आया था। आपको इन्फ्यूरिएट करता है, आपको फ्लेयर अप करता है, आपको इरिटेट करता है, तो कामनेस ये तो एंटोनिम बन जाएगा, हमें सिनोनिम चाहिए है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो हो नहीं सकती, जब आप बहुत ही गुस्से में हो तो हैप्पी कैसे हो सकते हो? ठीक है, आप सैडिस्ट हो, पर पीड़क हो तो हैप्पीनेस हो सकती थी। फिर कहते हैं एंगर हो सकता है रिजेंटमेंट के लिए। रिलैक्सेशन, बेटे रिलैक्स कहाँ हो, आप तो एजिटेटेड हो उस टाइम पे, इरिटेटेड हो, एंग्री हो, एजिटेटेड हो, ठीक है, फ्लेयर्ड अप हो, इन्फ्यूरिएटेड हो, ये बन जाएंगे। तो रिजेंटमेंट क्या है बेटा? अ फीलिंग ऑफ एंगर। तो एंगर हमारा बिल्कुल सही क्या आया, आपका सिनोनिम आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे द नर्स एक्ट्स एज अ लाइजन। ठीक है, अब यहां जो ये स्पेलिंग लिखी गई है ये गलत लिखी, सॉरी, बिटवीन पेशेंट्स एंड स्टाफ, करेक्ट द स्पेलिंग। ये क्या लिखी गई है? ये गलत लिखी गई है। लियाइजन क्या होता है? लियाइजन का मतलब समझो। सबसे पहले तो एक ऐसा व्यक्ति होता है बेटा जिसका जॉब होता है ये सुनिश्चित करना कि दो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ग्रुप्स हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। उसके नाउन के रूप में भी यूज कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं लियाइजन। ठीक है, दूसरा इसका मतलब क्या होता है? अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स in an organization involving the exchange of information और आइडियाज, वो भी क्या होता है? लियाइजन होता है। इसका स्पेलिंग क्या होता है? ली, एल आई ली, आइजन, ए आई एस ओ एन, ये होता है लियाइजन। तो यहां पर ए एस, यहां पर क्या खा गया? ये आई को खा गया। लियाइजन, एल आई ली और आइजन, ए आई एस ओ एन, लियाइजन बोला जाता है। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। अब यहां देखते हैं एल आई, ए आई एस आई। अब ये यहां पर आई ज्यादा लगा दिया, ये गलत हो गया। एल ए, ये गलत हो गया हमारा। ली आइजन, एल आई ए आई एस ओ एन, बेटे ये हो सकता है। एस ए एन, ये गलत हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा? ओ एन आएगा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और ये क्या था आपका? करेक्ट द स्पेलिंग। एंटोनिम ऑफ मेग्र। अब ये मेग्र क्या होता है बेटे? मेग्र का मतलब होता है तुच्छ, न्यून, अल्प। ठीक है, स्मॉल इन क्वांटिटी एंड पुअर इन क्वांटिटी क्वालिटी, दैट इज नॉन एज मेग्र। ठीक है, पाल्ट्री भी बोला जाता है। और इसका उल्टा क्या होता है? एम्पल, यानी सफिशिएंट, एडुकेट, जो मोर देन इनफ है उसके लिए बात की जाती है, तो एम्पल आता है। अब हमें क्या चाहिए है? एंटोनिम चाहिए है। ये था अल्प और न्यून, कम की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या आ जाएगा वो हमें देखना है। रीजनल, रीजनल तो प्रादेशिक होता है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया बेटा। रेशियल, रेशियल क्या होता है? जो जातीय होता है, जातीय, जाति से संबंधित हो जाता है, जो डिफरेंट रेसेस की बात करता है। हैपनिंग और एग्जिस्टिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, दैट इज नॉन एज रेशियल। रेशियल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये गलत हो गया। फिर आया स्टूपिड। बेटा स्टूपिड वैसे होता है जो मूर्ख है, पागल है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो? स्टूपिड का प्रयोग करते हो। फुलिश, सिली, उसके लिए किसका प्रयोग करते हो? सिली के लिए और फुलिश के लिए स्टूपिड का। अब हमारे पास क्या बनेगा? जेनरस बनेगा। अब जेनरस वैसे कौन सा होता है? जेनरस का मीनिंग तो होता है बेटे
जो क्या होता है गिविंग और विलिंग टू गिव फ्रीली। गिवन फ्रीली के लिए किसका प्रयोग करते हैं जेनरस, यानी उदार भाव की बात करते हो। मोर देन इज नेसेसरी और लार्ज, वहां पर भी किसका प्रयोग किया जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। इसका सिनोनिम एक और भी बन जाता है लेविश। ठीक है, तो जेनरस क्या होता है, जो काइंड किस्म का होता है, जो फिलैंथ्रोपिक होता है, ठीक है, दूसरों की हेल्प करता है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं ज्यादातर। लेकिन जब कोई चीज ज्यादा होती है उसके लिए भी मोर देन इज नेसेसरी, उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं जेनरस। तो ये अल्प और न्यून था, वैसे इसका एक्चुअल में एम्पल होना चाहिए था, वो दिया नहीं, तो हमें किससे काम चलाना पड़ेगा, इससे, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है द पॉलिटिशियंस पॉम्पस रिटोरिक ड्यूरिंग द कैंपेन फेल्ड टू गार्नर मच सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक। अब हमें पॉम्पस का सिनोनिम बताना है। पहली बात तो हम इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, पॉम्पस का मतलब क्या होता है, जो प्रिटेंशियस होता है। प्रिटेंशियस का मतलब क्या होता है, जब एक व्यक्ति वैसा है नहीं लेकिन अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाने की कोशिश करता है, उसे क्या कहते हैं, पॉम्पस कहते हैं। एक बनता है पॉम्प एंड शो, बड़े दिखावे के साथ, शानो शौकत के साथ। ठीक है, पॉम्पसली वहीं से निकला था, शोइंग दैट यू थिंक आर मोर इंपॉर्टेंट रादर देन अदर पीपल, दैट इज नोन एज pompous, especially by using long and formal words। वहां पर क्या हो जाता है pompous, जो pedantic स्टाइल भी दिखाता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं pompous। यहां पर क्या था, politicians pompous rhetoric। अब ये rhetoric क्या होता है, rhetoric का मतलब क्या होता है बेटे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक ऐसा भाषण दिया जाता है बेटा जिसमें लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रश्न भी आपका होता है और उत्तर भी आपका होता है। एक पेडागोजी में पढ़ाया जाता है पीजीटी इंग्लिश वालों को रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या है, जैसे मम्मी पापा कई बार हमसे क्या कहते हैं, पापा क्या कहते हैं, तू मेरा बाप है मैं तेरा बाप हूं। ठीक है, अब यहां प्रश्न भी कर दिया और उत्तर भी उनके पास होता है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, रिटोरिकल कहते हैं, रिटोरिक कह देते हैं। ठीक है, रेटोरिक बोला जाता है ये। ऑरेटरी में आता है, एलोक्वेंसी में आता है ये। ठीक है, और ज़्यादातर भाषणों आदि में ये प्रयोग में लाते हैं। दूसरा, कवि लोग इसका प्रयोग कर देते हैं कई बार, दुकानदार इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी दुकान पर कुछ खरीदने के लिए गए, अब आपको कोई चीज़, आपने सारा पलटवा दिया उसका शोरूम, ऐसे में वो, और फिर आप कहते हैं सॉरी ब्रदर हमें पसंद नहीं आया, तो ऐसे में वो क्या कहता है, इससे बढ़िया पीस आपको और कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। प्रश्न भी कर दिया और उत्तर भी दे दिया, उसको क्या कहते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन। इज इट क्लियर। अब ये था पॉलिटिशियन का जो भाषण है, राजनेता का जो भाषण है, उसमें उसने रिटोरिक का यूज किया। ड्यूरिंग द कैंपेन फेल्ड टू गार्नर, अब यहां पर वो असफल हुआ था। क्या गार्नर, गार्नर का मतलब भी क्या होता है ये भी समझ लीजिए बेटा। जब हम गैदर करते हैं, एक्वायर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन या सपोर्ट आदि, उसको कहते हैं गार्नर। ठीक है, अब ये कहता है गार्नर मच सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक। अब इसका सिनोनिम चाहिए पॉम्पस का। पहला शब्द क्या आया आपका, पहला शब्द आया हुआ है कंसिलेटरी। ठीक है, कंसिलेटरी का मतलब क्या होता है बेटे, हैविंग द इंटेंशन और इफेक्ट ऑफ मेकिंग एंग्री पीपल काम। तो ये कंसिलेटरी क्या होता है, जब हम किसी को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब कोई गुस्से में है उसको फिर शांत करने की बात की जाती है, वहां पर क्या यूज करते हैं, कंसिलेटरी। तो ये पॉम्पस के लिए ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। बिनाइन, बिनाइन क्या होता है बेटे, जो काइंड होता है। थोड़ी देर पहले जेनरस आया था, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। काइंड एंड जेंटल, नॉट हर्टिंग एनीबडी, उसे क्या कहते हैं, बिनाइन। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। फिर है बेटे सुपरसिलियस। सुपरसिलियस कौन होता है, इसका प्रयोग किया जाता है जो अपने आप को सुपीरियर मानता है। अब उसने क्या किया था, अपने आप को सुपीरियरिटी ही तो दिखाई है उसने। ठीक है, बिहेविंग टुवर्ड्स अदर पीपल एज इफ यू थिंक आर बेटर देन दे आर, दैट इज क्या आ जाएगा, सुपरसिलियस। ये हो सकता है। डिप्लोमेटिक, ये एलिमिनेट हो जाएगा। डिप्लोमेटिक क्या होता है, कूटनीतिज्ञ किस्म का होता है। डिप्लोमेसी क्या होती है, कूटनीति होती है। कनेक्टेड विद मैनेजिंग रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज, दैट इज डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेटिक एटीट्यूड बन जाएगा। जो टैक्टफुल होते हैं उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक। ठीक है, जब लोगों के साथ डील करते हो डिफिकल्ट सिचुएशंस में, उसमें आप अपने
विवेक का प्रयोग करते हो, अपनी डिप्लोमेसी दिखाते हो। जैसे आप क्या कहते हो, चाणक्य जी को दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ मानते हो, वो क्या था, डिप्लोमेट। ये आपने देखा होगा जब आपके देश के एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे देशों में तैनात किए जाते हैं, वहाँ भेजे जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो अपनी डिप्लोमेसी इंट्रोड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट है बेटे, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें भी क्या आ गया, वही जंबल्ड सेंटेंसेस वाला आ गया। ठीक है, अब इसको भी बारीकी से देखेंगे बेटा। इन अकॉर्डिंग्स विद, ठीक है, यहां एक शब्द आया, इसको क्या कहते हैं, हायरार्की। ठीक है, हायरार्किकल क्या होता है, अरेंज्ड इन अ हायरार्की, यानी जो सीक्वेंस में बाप राजा था, फिर बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, ये इस तरीके से जो वंशानुगत तरीके से चीज चलती है उसको कहते हैं हायरार्किकल स्टेटस। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद हायरार्किकल स्टेटस। अब बेटे ये ए से हो भी सकता है। ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब प्रोवाइडेड, गिवन, जो सर्विस दी गई है बेटे, बी से शुरू नहीं होगा, बी से उसने दे भी नहीं रखा, ए दे रखा है और सी दे रखा है, हमें ये दिया गया है। ठीक है, अब यहां देखना है, रिवार्ड्स आर गिवन, बेटे हमारा सी से शुरू हो सकता है, डी से शुरू नहीं होगा। रिवार्ड्स आर गिवन, बेटे रिवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कब प्रोवाइड किए जाते हैं बेटा, इन अकॉर्डिंग्स विद हायरार्किकल स्टेटस। सी के साथ हमारा ए जुड़ सकता है बेटे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, एंड आर नॉट रिलेटेड। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, रिवार्ड्स आर गिवन एंड आर नॉट रिलेटेड। अब इससे पहले हमें यह देखनी थी, ठीक है, हायरार्किकल स्टेटस एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ, वैल्यू के बाद क्या आएगा, ऑफ, यानी डी और बी इकट्ठा आएगा, डी बी इकट्ठा, देखिए कहां पर है, ये एलिमिनेट हो गया, डी बी यहां पर है, डी बी यहां पर है, और ये एलिमिनेट हो गया, और शुरू ए से नहीं हो सकता, ये चला गया, हमारा क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। इज इट क्लियर, पढ़ के देख लीजिए। रिवार्ड्स आर गिवन in accordance with hierarchical status and are not related to the economic value of the services rendered। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बारीकी से समझेंगे, ये जो सेंटेंस दिया गया है, शी इज द डलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास, यहां पर क्या आया है, सुपरलेटिव डिग्री आया है। इसको किस में लिखना है, पॉजिटिव डिग्री के साथ लिखना है, और पॉजिटिव डिग्री में भी क्या चाहिए, कंपैरिजन चाहिए। सबसे पहली चीज देखो, पॉजिटिव डिग्री, शी इज वेरी डलर, बेटे वेरी और डलर नहीं हो सकता, डलर कंपैरेटिव डिग्री है, और वेरी शब्द का प्रयोग किसके साथ करते हो, पॉजिटिव डिग्री के साथ। फॉर एग्जांपल, वेरी गुड, मच बेटर। ठीक है, वेरी स्मॉल, मच स्मॉलर, वेरी टॉल, मच टॉलर, वेरी ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट, मच मोर इंटेलिजेंट, ऐसा होता है। अब डलर क्या था, कंपैरेटिव डिग्री, और ये वैसे भी गलत हो गया, ये हमने पूरे को एलिमिनेट कर दिया। द डलेस्ट चाइल्ड, बेटे डलेस्ट आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई, पॉजिटिव डिग्री तो आई ही नहीं, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, पूरे को उड़ा देंगे इसको भी। नो अदर चाइल्ड इन द क्लास इज एज डल एज शी। अब बेटे यहां पर एज आया, एज का प्रयोग किया जाता है इतना जितना के लिए, और इतना जितना का प्रयोग करते हैं कंपैरिजन के लिए, और कंपैरिजन जब यहां होता है एज के साथ, तो आप क्या कहते हो, इतना लंबा जितना, या इतना से लंबा जितना, या इतना सबसे लंबा जितना, आप कहते हो इतना लंबा जितना, इतना बुद्धिमान जितना, तो पॉजिटिव डिग्री लगाते हो, और इतना जितना आ गया, ये हो सकता है। इन द क्लास ऑफ ऑल शी इज डल, बेटे ऑल आया है, तो यहां कंपैरिजन तो दिया, लेकिन ये डल पॉजिटिव डिग्री भी दी, लेकिन ऑल के साथ हमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए था, जैसे हमारा बी आया था, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा क्या आएगा, नो अदर चाइल्ड इन द क्लास इज एज डल एज शी, ये बन जाएगा। अब यहां एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को, कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि यहां पर तो हर आना चाहिए था, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा बेटे कि हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ। अगर ऐसा नहीं किया तो आप फंस जाएंगे।
गांठ बांध लो इस चीज की। प्रोनाउन के टॉपिक में आता है, एडजेक्टिव के टॉपिक में आता है, कई जगहों पर ये पूछा जाता है। अगले पर शिफ्ट हो जाते बेटा। वेल्दियर कंट्रीज आर ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल अ कमिटमेंट मेड इन द पेरिस एग्रीमेंट टू प्रोवाइड $100 बिलियन अ ईयर इन इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस। अब हमें क्या चाहिए है, हमें एंटोनिम चाहिए, और एंटोनिम किसका चाहिए, कमिटमेंट का। ठीक है, कमिटमेंट क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है। आप कहते हो जब आप किसी के प्रति कमिटेड होते हो, यानी आपने प्रॉमिस कर रखा है, आप किसी को क्या हो, पूरी तरह से उसके प्रति डिवोटेड हो या डेडिकेटेड हो, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा, कमिटेड। कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए जो बहुत ही ड्यूटीफुल होता है वो भी कमिटेड होता है। अब यहाँ कमिटमेंट आया है तो ये क्या है, एक ऐसा प्रोविस है जो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने की बात करता है आपसे। ठीक है, तो ये कमिटमेंट था आपकी तरफ से। पहला आया फीबल, एंटोनिम चाहिए। फीबल क्या होता है, जो वीक होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फीबल का प्रयोग करते हैं। वेरी वीक, दैट इज फीबल। इनइफेक्टिव जो होता है, नॉट इफेक्टिव और नॉट शोइंग डिटर्मिनेशन और एनर्जी, उसको भी क्या कहते हैं, फीबल। अब फीबल तो कमजोर, यानी जो डिटरमिन्ड नहीं है, ये हमारा हो सकता है। ठीक है, ड्रेप, ड्रेप क्या होता है बेटा, ये जान लेंगे। ड्रेप का प्रयोग किया जाता है ये आपके टू हैंग क्लॉथ्स, मटेरियल्स एटसेट्रा लूजली ऑन समबडी और समथिंग, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, ड्रेप का प्रयोग करते हैं। टू कवर और डेकोरेट समबडी और समथिंग विद मटेरियल, वो क्या होता है, ड्रेप होता है। आपका एक शब्द आता है बजाज, कपड़े बेचने वाला, उसे क्या कहते हैं, ड्रेपर। ठीक है, वहीं से निकला है ये, तो ये क्या आ जाएगा, वहां से निकला है, तो ये ड्रेप क्या था, डेकोरेट करने, कवर करने वाली सेंस में। अब कमिटमेंट और ड्रेप ये एलिमिनेट हो गया। ब्रीच, कई बार जब आप बात करते हो कोर्ट की कार्यवाही की, तो उसमें आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बीच में तोड़ दिया गया है, तो उसे खत्म करना, उसे खंडित करना, अ फेलियर टू डू समथिंग, ठीक है, दैट मस्ट बी डन बाय लॉ, उसे क्या कहते हैं, ब्रीच कहते हैं। ये हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी पैक्ट है, कोई भी ट्रीटी है, उसको तोड़ देना, खंडित कर देना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ब्रीच का प्रयोग करते हैं। अब बेटा ये ब्रीच यहां पर आ भी सकता है। ठीक है, अब ब्रीच फिबल से बेटर है। इससे बेटर कौन सा था, ब्रीच था। हेल, बेटे एक होता है HAIL, उसका मतलब होता है ओले गिरना, ओलावृष्टि के लिए हेल स्टोन्स क्या होते हैं, ओले होते हैं। ठीक है, दूसरी बात बेटे, हाँ, एक HAIL के साथ अगर फ्रॉम लगा देते हो तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मिस्टर सिंह हेल्स फ्रॉम हरियाणा, सिंह साहब कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। ही कम्स फ्रॉम, ही बिलोंग्स टू, ही हेल्स फ्रॉम या ही इज फ्रॉम, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, हेल फ्रॉम का, वो HAIL होता है। अब यहां पर क्या दिया गया है, HALE दिया गया है। कई बार आप क्या कहते हो, हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ठीक है, ये ओल्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर। तो वो क्या कहता है, जब आप उससे पूछते हो हाउ आर यू, वो कहता है आई एम हेल एंड हार्टी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, उसके लिए। ये गलत हो जाएगा, हमारा इसमें क्या आएगा, ब्रीच आएगा। ये नहीं होता तो हम फीबल के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है भाई, अगला, ब्रेव पीपल नेवर हाइड एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। ठीक है, अब ये ईडियम है, इसके लिए सॉरी ईडियम का चुनाव करना है। ये क्या था, ये मीनिंग दिया गया है, इसके लिए हमें ईडियम निकालना है इन चारों में से। ठीक है, पहली बात ब्रेव पीपल, अब यहां पर ब्रेव एक एडजेक्टिव है। अब इससे बचने का एक तरीका बताता हूं मैं, जो एग्रीमेंट के टॉपिक में हम आप लोगों को सिखाते हैं। जब यहां पर ब्रेव जो आया है, इससे पहले द लगा दिया जाए, यानी किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर द लगा दिया जाए, पहली बात तो एडजेक्टिव के साथ कभी SES नहीं लगता। ठीक है, ब्रेव्स नहीं होता, वाइजेस नहीं होता, इंटेलिजेंट्स नहीं होता। ठीक है, ब्लाइंड्स नहीं होता। जब अंधों की बात करते हैं, जो आपके ये ब्लाइंड्स लगाए जाते हैं, जो विंडोज़ वगैरह पे लगाए जाते हैं, ठीक है, वो अलग होते हैं। और यहाँ पर जो, अच्छा, घोड़े के भी लगा दिए जाते हैं कई बार ब्लाइंड्स, ठीक है, वो अलग होते हैं। लेकिन जब अंधे लोगों की बात करोगे तो ब्लाइंड्स नहीं होता। ठीक है, स्ट्रॉन्ग्स नहीं होता,
ब्यूटीफुल्स नहीं होता। तो जब किसी एडजेक्टिव की बात करते हो उसके साथ कभी SES IES नहीं लगता। अगर आप उसके साथ द जोड़ देते हो और वो लोगों को डिस्क्राइब करता है तो वो प्लूरल हो जाता है। द ब्रेव सारे बहादुर, द पुअर गरीब लोग, द रिच सारे अमीर, द ब्लाइंड अंधे लोग, द वाइज सारे बुद्धिमान। इज इट क्लियर बेटा? फिर उसके बाद पीपल लिखने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन इसने सीधा सीधा लिखा है ब्रेव पीपल, तो हम कुछ करेंगे नहीं। नेवर हाइड, अगर हम लिखते थे ना द ब्रेव नेवर हाइड तो भी ये बिल्कुल ठीक था, तभी ये बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि द ब्रेव आया तो हाइड्स आना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन जब ये एडजेक्टिव के साथ आता है तो ये प्लूरल हो जाता है। अब यहां पर क्या आया था बेटे? द ब्रेव पीपल नेवर हाइड एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। बेटे जब डिसीजन लेने की समय आती है, परीक्षा का असली समय आता है, जब कठिन समय आता है, तो वो क्या करते हैं बेटे? वो एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन वो छिपते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, बैकआउट नहीं करते हैं, वो बात की गई है। अब सबसे पहला आया व्हेन द क्रंच कम्स। बेटे ये हमारा हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। असली परीक्षा के समय के लिए क्या कहते हैं? व्हेन द क्रंच कम्स। ये क्रंच क्या होता है? ये नॉइस लाइक जो साउंड होती है, ठीक है, जब आप किसी चीज को क्रश करते हैं तब क्रंच, आप कई बार कहते हो ये तो क्रंची है, ठीक है। और जब कोई अनप्लेजेंट या इंपॉर्टेंट की बात करते हो, सिचुएशन आ जाती है, उसके लिए भी यूज किया जाता है क्रंच, ठीक है, वहां पर भी यूज कर देते हो। कोई भी सिचुएशन आई है और जो खास तौर पे मनी से संबंधित हो, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? क्रंच का प्रयोग कर देते हैं। तो क्रंच यहां पर किसके लिए था? समस्या के लिए था, कि कोई समस्या आई और वहां पर उससे पीछे हटने की बात है। व्हेन द क्रंच कम्स, तो ये हो सकता है हमारा। बीट द क्लॉक, क्लॉक क्या होता है बेटे? घड़ी के लिए यूज किया गया है। बीट द क्लॉक का मतलब क्या होता है? समय को मात देना, समय से पहले काम पूरा कर देना, उसको कहते हैं बीट द क्लॉक। टू फिनिश अ टास्क और कंप्लीट समथिंग बिफोर अ डेडलाइन और बिफोर द टाइम रन्स आउट, उसको क्या कहते हैं? बीट द क्लॉक। ये एलिमिनेट हो जाएगा। अ हेल ऑफ टाइम, ये खुशी के लिए भी, यानी पॉजिटिव सेंस में भी होता है और ये नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है। अ वेरी इंजॉयबल और एक्साइटिंग टाइम, बहुत मजेदार और शानदार समय जो होता है, समय बिताना होता है, उसको क्या कहते हैं? ए हेल ऑफ टाइम। अब इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। ए वेरी डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, उसके लिए भी यूज किया जाता है। बहुत ही कठिन और परेशानी का जो समय होता है उसके लिए क्या कहते हैं? ए हेल ऑफ टाइम। हेल किसके लिए था? नरक के लिए। और हेल पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादातर नेगेटिव होता है, ये चला गया। टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। अब बेटे जो हैंड्स हैं, जैसे आपके मिनट हैंड है, आवर हैंड है, सेकंड हैंड है, उन्हें बैक कर देना, ठीक है, यानी समय को पीछे मोड़ देना, अर्थात भूतकाल में लौट जाना। जब रेट्रो की बात करते हो, अतीत की तरफ लेकर जाते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? इसका मतलब है टू विश यू कुड डू बैक टू द पास्ट, और टू रिवर्स टाइम, और टू गो बैक इन टाइम, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। ये भी हमारा गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। फ्रेंच इज टॉट टू अस बाय मिस ग्लोरी। बेटे वॉइस की बात कर रहा है। सबसे पहले ये देखो कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ठीक है। तरीका आपको बताया था, जब किसी काम के करने वाले का नहीं दिया गया होता, नहीं पता होता, वो पैसिव वॉइस है। जब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, वो क्या है? आपका पैसिव वॉइस है। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें देख लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे, फ्रेंच हमारा सब्जेक्ट है, इज बी का रूप आया, टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है, क्या बन गया? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। टू प्रेपोजिशन है, अस ऑब्जेक्ट है, बाय प्रेपोजिशन है, मिस ग्लोरी ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर मैं आपको कई सारी चीजें बताता हूं। एक होती है बेटे ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया। वो क्रिया जिसके पीछे ऑब्जेक्ट आता है उसे कहते हैं सकर्मक। एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी अकर्मक, जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता। और एक होती है बेटे डाई ट्रांजिटिव, यानी जिसमें यानी दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, द्विकर्मिक क्रिया।
ठीक है, उसके ऊपर क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब आप लोगों का ऐसा एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में भी पूछा जाता है, आपके टीचिंग प्रोफेशन में भी पूछा जाता है। टीचिंग प्रोफेशन में और आपके इवन जुडिशरी के पेपर में भी मैंने देखा है, उसमें आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। आपका सीडीएस का एग्जाम आता है, उसमें ग्रामर के पॉइंट्स में ये पूछा गया था। ठीक है, पिछले 2-3 साल से जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें 10 नंबर के यही पूछे जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो ग्रामेटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनके नेम्स पूछे जाते हैं। अब यहां समझेंगे एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे कैसे निकालेंगे। बेटे जो शब्द किसका जवाब देगा, वट का, ठीक है, वो क्या होता है मुख्य रूप से, वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो whom का जवाब देता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब दोनों ही व्यक्ति दे रखे हों तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे यहां पर टू अस आया, बाय मिस ग्लोरी आया। ठीक है, अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कंफ्यूजन को अभी दूर कर देता हूं आपका। ठीक है, अगर हम यहां पर लिखते, एक तो आपका फ्रेंच है ऑब्जेक्ट, अब ये तो पैसिव में था, अब एक तो टू अस है, एक फ्रेंच है, इनमें से हमें निकालना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये क्या है, ये तो हमारा अलग सेंस में आ गया, पैसिव हो गया। एक्टिव सेंटेंस के अंदर आपसे पूछा जाएगा टू के बाद भी whom आता है, बाय के बाद भी whom आता है, मुख्य रूप से ये है। लेकिन अब मैं निकालता हूं इसको यहां पर। अब मिस ग्लोरी को उठाकर हमने पहले लिख दिया, मिस ग्लोरी हमारे पास यहां आ गया, सब में है, सारे ठीक है। इज आया तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस में। वॉज होता तो इसका मतलब क्या आता, सेकंड फॉर्म आती। बीन होता तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म आएगी। आईएनजी है तो इसका मतलब बीइंग आएगा। आ गई बात समझ में। अब यहां पर इज आया है तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मिस ग्लोरी एक वचन है तो टीच के साथ एस लगेगा। अब टॉट गलत हो गया, एक एलिमिनेट हो गया। टीच आ नहीं सकता, प्लूरल हो गया, ग्लोरी एक वचन है तो ये एलिमिनेट हो गया। टीचेज हो सकता है, इज टीचिंग में आईएनजी आ गया, हमारा क्या बन गया, ये बन गया। अब हु टीचेज, मिस ग्लोरी क्या है, सब्जेक्ट। टीचेज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंगुलर वर्ब। अस क्या है, ऑब्जेक्ट। किसका जवाब दिया बेटा, whom का। कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फ्रेंच क्या है बेटे, किसका जवाब दे रहा है, वट का। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंच हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे ये निकाला जाता है। क्लियर हो गया, गुड। एंडी वुड हैव बीन लुक्ड गॉर्जियस इन एथनिक अपैरल। अब यहां पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक चीज को पकड़ो पहले तो, कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक, इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले तो। एंडी वुड हैव बीन लुक्ड, अब यहां पर वुड आया, वुड के साथ मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये क्या हो गया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या बन गया, पैसिव वॉइस। और हमें पैसिव वॉइस चाहिए नहीं यहां पर, पहली बात आ गई। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, गलत है, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता। ठीक है, अब ये एथनिक क्या था, एथनिक जो यहां पर अपैरल आया है, जो टिपिकल ऑफ अ कंट्री होता है, किसी पर्टिकुलर कंट्री का जो कल्चर होता है उसको दिखा रहा है, उसके लिए यूज किया गया है। अपैरल्स क्या थे, अपैरल्स होते हैं बेटे जो गारमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपैरल्स कहते हैं। क्लोथिंग, जो क्लोथिंग होती है व्हेन इट इज बीइंग सोल्ड इन शॉप्स और स्टोर्स, उसके लिए यूज किया जाता है। क्लॉथ्स स्पेशली पर्टिकुलरली दोज वॉर्न ऑफ ऑन अ फॉर्मल ओकेजन, उन्हें भी क्या कहते हैं, उन्हें भी हम अपैरल्स कह देते हैं। यहाँ एथनिक अपैरल्स क्या आ गई, जो पर्टिकुलर कल्चर को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हरियाणा में खंडवा बांधा जाता है, कुर्ता पहना जाता है, धोती पहनी जाती है। ठीक है, सरदारों में पग बांधी जाती है, उनका अलग होता है, खंडवा अलग होता है, पगड़ी अलग होती है। समझ है, यूपी के अंदर टोपी डाली जाती है वाइट कलर की। तो ये क्या है, ये एथनिक अपैरल्स का एक ट्रेंड आ गया। ठीक है, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। एंडी ये हमारा सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस चाहिए, एक्टिव वॉइस चाहिए तो बीन को तो काटना पड़ेगा। अब यहां पर वॉज लुक्ड, ये भी पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म एलिमिनेट हो गया।
वुड हैव लुक्ड बेटे हो सकता है, हैड लुकिंग, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल आता है, या फिर बीच में बीन लगाना चाहिए था, हैड बीन लुकिंग, तो हम सोचते, फिर भी ये गलत हो गया। वुड बी लुक्ड, बी के साथ थर्ड फॉर्म आई पैसिव हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, वुड हैव लुक्ड गॉर्जियस इन एथनिक अपैरल। नेक्स्ट है बेटे, बेबी इज एन ओल्डेस्ट मेंबर इन आवर ब्लैक आइस क्लब। हमें क्या देखना है, एरर निकालना है, ठीक है। अब यहां पर जब आपसे बात की जा रही है तो आप फिर से टुकड़े कर लेंगे, टुकड़े कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे एक एक चीज को देखते हुए। बेबी हमारा सब्जेक्ट है, इज बिल्कुल ठीक है, एन किसके लिए कारण आया, ओल्डेस्ट के कारण, और मेंबर एक वचन है तो ये इसके लिए आया, ये भी इसके लिए आया, एन ओल्डेस्ट मेंबर। लेकिन ये हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री आई है, सुपरलेटिव डिग्री। इन आवर ब्लैक आइस क्लब, ये यहां से यहां तक ठीक है और ये यहां से यहां तक ठीक है, इसका मतलब एरर इस पोजीशन पे है। सुपरलेटिव डिग्री आई तो इसके साथ तो हमें द का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है बेटे। जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हो तो आप क्या लगाते हो, द आर्टिकल का प्रयोग करते हो, इसका मतलब यहां एरर हो सकता है हमारा। तो हमारा क्या आ जाएगा, अच्छा एन ओल्ड मेंबर होता तो हमारा काम चल जाता, ठीक है। या तो लिखो बेबी इज एन ओल्ड मेंबर इन आवर ब्लैक आइस क्लब, एक पुराना सदस्य है, और डिग्री यही रखनी है तो द लगाओ, चॉइस आप लोगों की है। एरर हमारा किस में बन गया, इस पोजीशन पे। इन आवर ठीक है, ब्लैक आइस क्लब नाम है ठीक है, बेबी इज ठीक है, हमारा डी में आ गया। या तो इसका द कर दो या इसका EST हटा दो, चॉइस इज योर्स, ठीक है बेटा। द ओल्डेस्ट मेंबर, सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, इनको ऑर्डरली लिखना है, ठीक है, क्रमबद्ध करना है। जैसे आपका PQRS आता है, इसने ABCD करके दे रखा है, और आपका मैंने एक कुछ पेपर देखे थे मर्चेंट नेवी के, उसमें 1 2 3 4 लिख कर दे रखा था। तो ये कैसे भी लिख कर दे सकता है एग्जामिनर, आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहां पर एक एक चीज को फिर से पकड़ने की कोशिश करो। सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स प्रोनाउंसमेंट्स, ये प्रोनाउंसमेंट्स क्या होती हैं बेटे, प्रोनाउंसमेंट्स का मतलब होता है फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट्स, ठीक है, उनकी बात की गई है। अब हमने देखा नॉट ओनली, अब बेटे नॉट ओनली आया तो बट ऑल्सो आएगा, बट ऑल्सो देखो कहां पर है, बट ऑल्सो दिया गया है डी में, ए पहले और डी बाद में आएगा, ए इनिशियल पोजीशन पे, डी एंड में, गलत हो गया। कारण और बता देता हूं, नॉट ओनली इन, यहां पर इन आया है, आगे भी इन दे रखा है, इसका मतलब ये ए और डी इकट्ठा आएगा, ए एलिमिनेट हो गया, ए डी यहां पर है हो सकता है, ए डी यहां पर है हो सकता है, डी एलिमिनेट हो गया। देखो कितने आसानी से हमारे दो तो चले ही गए, ठीक है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो ग्रामेटिकल इनग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो आर्टिकल्स की बात करते हो, एन पहले आता है, द बाद में आता है। आपके नाउन प्रोनाउन की बात करते हो तो 99% नाउन पहले आता है, प्रोनाउन बाद में आता है। आपके किन की बात करते हो, एडजेक्टिव्स के माध्यम से भी कोऑर्डिनेट किया जाता है, आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं उनको देखा जाता है, प्रेपोजिशन आ जाए, आर्टिकल आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, उसके बाद नाउन की ज़रूरत होती है। ऐसी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। ए पहले और डी बाद में हमारा जुड़ गया बेटा। अब हमें क्या करना है, बाकी को देखना है। सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, अब बेटा ये हमारा बी से शुरू हो सकता है। प्रोनाउंसमेंट्स हाउएवर आर, अब बेटे प्रोनाउंसमेंट्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल दिया गया है, ठीक है। अगर हम बी को यहां से हटा देते हैं और ए डी इकट्ठा ही आएगा, ए डी बाद में आएगा, शुरू में नहीं आ सकता, तो ये भी गया, हमारा क्या आ गया, सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन आया तो पहले क्या आएगा, ऑन लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, और उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, यहां से ये इसके साथ जुड़ेगा और ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, तो BCAD ये बन जाएगा हमारा। सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स on the literature of the third world, however, are a common feature of the literary theory practiced
नॉट ओनली इन द एंग्लो अमेरिकन एकेडमिया बट ऑल्सो इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये बन जाएगा। मैंने क्या कहा था, टुकड़े करने हैं और पेशेंस रखनी है और धीरे धीरे चलना है। अगर आप तेजी पकड़ोगे तो पैर फिसल जाएगा, ठोकर खा जाओगे, ऐसा मत करना। अगला कहता है एंटोनिम ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जो बेसिक होता है, जो एलिमेंट्री होता है, जो आपका नेसेसरी होता है, उसको क्या कहते हो, फंडामेंटल, मूलभूत जिसे कहते हैं। ठीक है, बेसिक, एसेंशियल, एलिमेंट्री, उसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल कहते हैं। और एंटोनिम चाहिए इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है बेटे, किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, द पावरफुल इफेक्ट दैट समथिंग हैज़ ऑन समबडी और समथिंग, उसको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट बोलते हैं। ये तो हमारा गलत हो गया, एलिमिनेट कर दिया। न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन सा होता है बेटे, जैसे आपका एक ईडियम आता है स्टैंड ऑन द फेंस, ना सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब है टू रिमेन न्यूट्रल। ठीक है, जो इम्पार्शल होता है, अनबायस्ड होता है, अनप्रिजुडिस्ड होता है, निष्पक्ष होता है। ठीक है, नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग आइदर साइड इन अ डिसएग्रीमेंट, कॉम्पिटिशन एटसेट्रा, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। गाड़ी ना तो फॉरवर्ड गियर में है ना रिवर्स गियर में है, वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, जो किसी भी से पर्टिकुलर बंदे आदि से बिलोंग नहीं करता, सेम रहता है, वो क्या था, हमारा न्यूट्रल। ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल क्या था, मूलभूत था, बेसिक था, एलिमेंट्री था। ठीक है, एसेंशियल था, ये चला गया। लीस्ट, फंडामेंटल तो नेसेसरी है, लीस्ट क्या होता है, कई बार आप यूज करते हो एटलीस्ट, कम से कम। तो लीस्ट का मतलब, लीस्ट निकला किससे, लिटिल, लेस, लीस्ट। लिटिल किसके लिए आया था, क्वांटिटी को बताने के लिए, कम को बताने के लिए, यानी स्मॉलेस्ट इन साइज, अमाउंट और डिग्री, उसके लिए किसका प्रयोग करते हो, लीस्ट का प्रयोग करते हो। लीस्ट का प्रयोग करते हो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, वहां पर भी नॉट द लीस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी फंडामेंटल का एंटोनिम ये हो भी सकता है, किसको दिखाएगा, मिनिमल को दिखाएगा, इन एसेंशियल को दिखाएगा, हो सकता है। लिंक, लिंक क्या होता है, कड़ी के लिए यूज करते हो। ठीक है, जब आप एक कनेक्शन की बात करते हो किसी के बीच में, उसे क्या कहते हैं, लिंक। ठीक है, अ कनेक्शन बिटवीन टू पीपल और थिंग्स, दैट इज नोन एज लिंक। लिंकर यानी कनेक्टर, तो ये गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा इसमें, लीस्ट बन जाएगा। एक लिस्ट होता है, एक लिस्ट LIST होता है सूची के लिए, और एक होता है लेस्ट LEST। वो लेस्ट क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि जो पर्पस को दिखाता है लेकिन एक डाउट के साथ, और लेस्ट के कॉम्बिनेशन में आपके पेपर में मुख्य रूप से क्या लगाया जाता है, कौन सा मॉडल, शुड। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। दूसरी बात, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव होता है, तो शुड के बाद नोट मत लगाना। ठीक है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं, ये पेपर में पूछा जाता है। अगला है बेटे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन। होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहां पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। किसकी जानकारी देना चाहूंगा, होमोफोन क्या होता है। फोन का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, और होमो क्या होता है, सिमिलर होता है, समान होता है। होमो का प्रयोग किया जाता है समान के लिए, जैसे होमोजीनस समलैंगिक, हेट्रोजीनस जो विरूप होता है। ठीक है, होमो किसके लिए था, समान के लिए। अब यहाँ फोन आया तो बोलने के लिए। अब आपके दो शब्द आ जाते हैं, जैसे SUM और SOME, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, ये क्या है, होमोफोन आ जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर, इसको क्या कहते हैं, होमोफोन। एक पॉइंट क्लियर हो गया। एक होता है बेटे होमोग्राफ। ग्राफ का प्रयोग कहां पर करते हो, चित्रण करने के लिए, लिखने के लिए। ठीक है, होमोफोन में क्या आता है, जो ना सॉरी होमोग्राफ में क्या आता है, लिखा गया है सेम। ठीक है, यानी सेम स्पेलिंग है और सेम उसका क्या है बेटा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगी, मीनिंग भी डिफरेंट हो जाएगा। ग्राफ क्या है, सिर्फ ग्राफ समान है। ठीक है, जैसे आपका होता है विंड, WIND, विंड पवन बन गया, वाइंड लपेटना हो गया,
जैसे कॉइल वाइंडिंग के लिए जाते हो आप, कई बार आप घड़ी में चाबी देते हो, कहते हो वाइंड द वॉच, टॉय को चाबी भरते हो, कहते हो वाइंड द टॉय, ये बन जाएगा बेटे। विंड बोला तो पवन है, वाइंड बोला तो क्या था, चाबी देने के लिए, लिव बोला तो टू ड्वेल और रिजाइड रहना, लाइव बोला तो करंट आ जाएगा। तो ग्राफ का मतलब क्या है, उसकी स्पेलिंग क्या है, समान है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, फोन में क्या आया था, फोन में आवाज समान थी, ठीक है, स्पेलिंग डिफरेंट थी, मीनिंग भी डिफरेंट था। ग्राफ में क्या है, सेम स्पेलिंग है और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है बेटा, वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, और मीनिंग भी डिफरेंट हो जाएगा। एक होता है होमोनिम, NYM। होमोनिम में क्या होता है, होमोनिम में एक शब्द आया है, उसका स्पेलिंग भी सिमिलर है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सिमिलर है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। जैसे आप बोल देते हो कैन, CAN, कैन, बेटे कैन आपका कनस्तर के लिए यूज कर देते हो, और कैन आपकी मॉडल ऑक्सिलरी भी होती है। ये क्या था, होमोनिम। होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ, समझ में आ गया। अब इसने बोला है होमोफोन। होमोफोन का मतलब है कि आपको जो शब्द दिया गया है उनका उच्चारण सेम है और स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। अब वो हमें भरना है यहां पर, इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू डैश द लॉस ऑफ दियर लव्ड वंस। जो एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं, उन्हें भी परेशानी होती है बेटे, जब वे अपने अपनों को खो देते हैं तो वे भी डिस्टर्ब होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, दुख होता है उनको, ठीक है। अब यहां पर BAR और BARE ये दोनों क्या हैं, आपस में। वेयर, वेयर ये क्या हैं, आपस में दिखाए गए हैं। वेयर तो किसके लिए आता है, प्लेस के लिए, और वेयर किसके लिए आता है, ये पहनने के लिए होता है। इसका मतलब ये तो हमारे दोनों एलिमिनेट हो गए। अब ये क्या है, बेयर, ठीक है। अब बच्चे एक बार कहते हैं बियर, BEER, वो क्या होता है, BEER का प्रयोग कहां पर करते हो, बियर। बियर क्या होता है, एन अल्कोहलिक ड्रिंक मेड फ्रॉम मॉल्ट एंड फ्लेवर्ड विद हॉप्स। उसको क्या कहते हैं, उस अल्कोहलिक ड्रिंक को क्या कहते हैं, बियर। वो क्या था, बियर। और ये क्या लिखा है, BEAR, इसको क्या बोलेंगे, इसे बेयर बोलेंगे, बेयर। बेयर का मतलब एक तो होता है सहन करना यानी स्टैंड, और एक आप भालू या रीछ के लिए भी यूज करते हो, बेयर। अब इन दोनों में से आएगा। दूसरी बात, एक आया BARE, बेयर। बेटे BARE बेयर का मतलब होता है न्यूड, नेकेड, अनकवर्ड। नंगे के लिए किसका प्रयोग करते हो, बेयर, BARE। जैसे आप कहते हो डू नॉट गो आउटसाइड बेयर फुटेड, बेयर हेडेड, ठीक है, नंगे सिर मत जाओ, नंगे पैर मत जाओ, तो क्या बोला, बेयर। अब यहां पर ये क्या था, टॉलरेट करने की बात आई है, तो बेयर कट जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरी बात, एक होता है बायर, एक होता है बेटे बायर, BUYER, ठीक है, एक होता है BYRE, बायर, ठीक है। बायर क्या होता है, जो काउ शेड होता है, यानी जिसे आप गौशाला कहते हो, ठीक है, ए फार्म बिल्डिंग इन विच काउज आर केप्ट, उसे क्या कहते हैं, बायर कहते हैं। और एक BUYER होता है, बायर, वो क्या होता है, जो खरीदता है चीजों को, ए पर्सन हु बाइज समथिंग, स्पेशली समथिंग एक्सपेंसिव, दैट इज नोन एज बायर, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेलर हो जाएगा, वेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बेयर, बेयर द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। इसके बाद हमें क्या दिया गया है बेटे, आपका क्लोज टेस्ट दिया गया है, और क्लोज टेस्ट में हमारे बच्चे अक्सर मार खा जाते हैं, उससे निपटने का तरीका भी देख लेंगे एक बार, ठीक है। मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन कर देता हूं, इसकी हिंदी भी आपको बता दूंगा, एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, देखेंगे प्लीज। अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज, बेटे जो बेरोजगारी है वो बढ़ती है, आती है, फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ डैश, कई तरीके से, वैरायटी ऑफ डैश, वैरायटी ऑफ कॉजेज, बेटे उसके कारक कई हो सकते हैं, ठीक है, कई कारणों से उत्पन्न होती है बेरोजगारी, ये हो सकता है। थॉट्स, विचारों से, विचार गलत हो जाएगा बेटा। थिंग्स बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। टाइप्स नहीं बेटे, क्या आ जाएगा, कॉजेज, ठीक है। बेरोजगारी के कॉजेज कई हो सकते हैं, कारक या घटक कई हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है बेरोजगारी कई कारणों से उत्पन्न होती है। फिर कहता है बेटे वन विच इज ऑलवेज रिकरिंग एंड द इफेक्ट्स ऑफ
which we have had a recent example is the disorganization of industry resulting from a long war। अब यहां पर इसको भी समझेंगे, ठीक है। यहां पर हमारा एक शब्द आया था बेटा रिकर। रिकर का मतलब होता है टू हैपन अगेन और नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं, ठीक है, ए नंबर ऑफ आइटम्स, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिकर का प्रयोग किया जाता है। वन विच ऑलवेज रिकरिंग, एक कौन सी होती है बेटे? उनमें से एक जो बार बार रिपीटेडली आपके सामने आती है, ठीक है। फिर कहता है द इफेक्ट्स ऑफ विच वी हैव हैड अ रिसेंट एग्जाम्पल। अब उसके जो प्रभाव है बेटा, ठीक है, जिसका हाल ही में हम ये कहें हमने एक उदाहरण देखा है, वो क्या है? एक लंबे युद्ध के कारण उद्योग धंधों का अस्त व्यस्त हो जाना होता है। डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री resulting from a long war. This is a serious dash. सीरियस डिफरेंस, बेटे डिफरेंस तो क्या हो जाएगा? भेद, अंतर हो जाएगा। डिस्कशन हो सकता है, नेचर प्रकृति हो सकती है, प्रॉब्लम एडमिटिंग नो इजी। बेटे बेटर क्या है? प्रॉब्लम की बात करें क्योंकि वहां घटक आए थे, यहां पर ये एक समस्या की बात कर रहा है, तो हम डिस्कशन को हटा देंगे, नेचर को हटा देंगे। बेटे अगर कोई डिबेट चल रहा होता, आर्ग्यूमेंट चल रही होती कोर्ट में, तो यहां क्या आ जाता? डिस्कशन आ जाता। अब ये तो चला जाएगा। इसने क्या कहा था? जो बेरोजगारी है वो कई तरह के कारणों से उत्पन्न होती है, उनमें से एक जो बार बार हमारे सामने आता है, जिसका हाल ही में हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वो क्या है बेटा? लंबे युद्ध के कारण उद्योग धंधों का अस्त व्यस्त हो जाना। अब बेटे सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, हमारी कंपनीज, फर्म्स सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और क्या कहता है? ये एक गंभीर समस्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? समस्या के लिए प्रॉब्लम। एडमिटिंग ऑफ नो इजी डैश, नो इजी, अब प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन चाहिए। नो इजी की हो सकता था, क्ल्यू गलत, आंसर गलत, क्या आ जाएगा? सोल्यूशन एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स। अब इसका जो क्या है बेटे समाधान है, वो किसी भी समय बेटे आसान नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही है, बाढ़ आई है, आने में इतना नुकसान नहीं हुआ जिसके उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जब जो ज़्यादा नुकसान होता है। बाढ़ 2 दिन में 3 दिन में उतर जाएगा बाढ़ का पानी, लेकिन उसके बाद के रिजल्ट्स हैं वो बड़े ड्रास्टिक हैं, सारी चीज़ें तो खराब कर दी। समझ आया? तो इस तरीके से लिखा गया है। फिर कहता है अगेन देयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच फॉलोड ए मार्क्ड डिमिन्यूशन इन द डैश ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट। अब यहां पर भी देखेंगे इसके बाद फिर से क्या होता है बेटे, इसके बाद क्या है बेटे? फिर वह बेरोजगारी आती है, ठीक है। पहले भी बेरोजगारी की बात की थी, फिर और बेरोजगारी आती है। वो कैसे आती है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। कहता है बेटे अगेन देयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच फॉलोड बाय ए मार्क्ड डिमिन्यूशन, जिसमें क्या होता है? जिसके पीछे पीछे एक और चीज आ जाती है, ठीक है। वो क्या है बेटा? वो है बेटे डिमिन्यूशन, कमी हो जाती है इन द डैश ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट, कोई भी जो कच्चा रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर कमी हो जाती है। अब यहां देखेंगे डिमिन्यूशन इन द मटेरियल ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट। बेटे मटेरियल जो लिखा गया है, मटेरियल यहां सही नहीं बैठता। डिमिन्यूशन का मतलब था जो कमी आई है, ह्रास आया है, तो वो क्या था? उसकी गुणवत्ता कम हुई है, तो मटेरियल गलत हो जाएगा। क्वालिटी हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, मात्रा की बात करें क्लॉथ गलत हो गया। अब हमारे पास एक बात आई है, आपने देखा होगा कि जो कच्चा माल है उसकी क्वांटिटी भी तो कम होती है, क्वालिटी तो होती है, दूसरा क्वांटिटी कम होती है। अगर क्वालिटी मेंटेन रहे लेकिन फिर उसकी सप्लाई नहीं है तो फिर भी बात बिगड़ेगी, वो तो वैसे ही खराब हो चुकी। तो हम किसकी तरफ चलेंगे? क्वांटिटी ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट, कोई भी कच्चा पदार्थ है उसकी जो, जैसे हम कच्चे माल की बात करते हैं, कपास की बात कर लेते हैं, उसमें उल्लेखनीय कमी हो जाती है, ठीक है। अब ये जो मिल या कारखाने चलते हैं, इसमें किसकी आवश्यकता होती है? कच्चा माल नहीं जाएगा तो प्रोडक्शन कैसे चलेगा? तो कच्चे माल की कमी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होता है, दूसरी चीजें प्रभावित होती हैं, उनकी बात कर रहा है। सच एज कॉटन, जैसे कि किसकी बात की इसने? कॉटन की बात की, कपास की बात की। फ्यूअर हैंड्स आर रिक्वायर्ड इन द मिल्स, बेटे कम से कम हाथ चाहिए होते हैं, कम से कम लोगों की जरूरत पड़ती है, किसके अंदर? कारखानों के अंदर कम मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। एंड द फैक्ट्रीज, और कारखानों में। वी मे कॉल दिस कॉज
ऑफ बैड हार्वेस्ट्स। अब हम इसे क्या कह सकते हैं, दिस कॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट्स। ये बैड हार्वेस्ट का क्या हो सकता है, कारक हो सकता है, घटक हो सकता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, उसका परिणाम क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। फिर कहता है सिमिलर, इसी के तरह है, बट मोर सीरियस इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इंडस्ट्री। अब इसके और ज्यादा गंभीर परिणाम क्या निकलते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है इंडस्ट्री पे ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी का दूसरा प्रभाव पड़ता है। अब मशीनरी का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर मशीन्स आ जाएंगी, कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो लेबर की कमी, लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन ही काम करेगी, आदमी फिर से कहाँ है, सड़कों पर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह, परंतु उससे भी अधिक गंभीर कारण क्या है, उसमें क्या होता है, जो हमारे उपयोग की चीज़ें होती हैं उसमें नई नई चीज़ों का आविष्कार हो जाना, मशीनों का इंट्रोडक्शन आ जाना। ठीक है, जो ज़्यादा काम करती हैं और क्या करती हैं बेटे, कम मजदूरों की ज़रूरत होती है। कहता है डज मोर वर्क एंड रिक्वायर डैश हैंड्स। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर क्या आया था, मोर वर्क, कंपैरेटिव डिग्री है एंड कंजंक्शन है, आगे भी कंपैरेटिव आएगा। मोर हैंड्स तो हो नहीं सकते, गलत हो गया। मैनी पॉजिटिव डिग्री है, गलत हो गया। ठीक है, अ लॉट ऑफ गलत हो गया, क्या आ जाएगा, फ्यूअर। अब यहां पर क्या है, मोर वर्क और फ्यूअर हैंड्स। ठीक है, क्या दिखाया गया है, पैराडॉक्स दिखाया गया है, एंटीथेटिकल आइडियाज आ गए यहां पर। यट अनदर कॉज इज स्ट्राइक, और फिर से इससे बड़ा एक कारण और पैदा हो जाता है, वो है हड़ताल। ठीक है, हड़ताल कर दी जाती है और लॉकआउट या फिर तालाबंदी कर दी जाती है। दिस इज मोर टू बी डिप्लॉर्ड बिकॉज सच ए स्टॉपेज इज ड्यू टू ए वेरी ट्रिवियल मैटर। परहैप्स द मैन आर वर्किंग हाफ आर लॉन्गर देन वट दियर यूनियन परमिट्स। अब इसमें क्या होता है बेटे, जो लोग वहां पर काम करते हैं वो वैसे भी ज़्यादा काम करते हैं जितना उनको दिया गया है उससे। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है, जब ये हड़ताल हो जाती है, तालाबंदी हो जाती है, इससे भी अधिक दुखद क्या है, काम का बंद हो जाना। ठीक है, और वो भी क्या है, तुच्छ कारणों से। और वो क्या है, शायद मजदूर अपने संघ के द्वारा, जो उनका संघ है उसके द्वारा जो जो उनका अनुबंधित समय है उससे आधा घंटा या घंटा ज्यादा काम करते हैं, इस प्रकार की बात आई। तो ये था आपका क्या बेटा, पैराग्राफ, किसके लिए, क्लोज टेस्ट के लिए। और ये पूरा था आपका पेपर जो 2023 में आप लोगों ने दिया था। इस तरीके से सोच समझ के आप 6-7 पेपर लगा लीजिए। पहले में टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरे में कम लगेगा, तीसरे में और कम लगेगा, और एक्यूरेसी आती जाएगी। पेपर भले ही सर पे है, आप 2 दिन में भी 6 पेपर लगा सकते हैं, चॉइस आप लोगों की है। 1 घंटे का एग्ज़ाम कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप कर सकते हैं, आप 2 घंटे टारगेट करके चल पड़िए शुरू में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार दोस्तों।